बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। एक साइड पे हैं सीनियर जर्नलिस्ट सईद बलोच साहब और एक साइड पे सादोमैटिक पत्रकार जनाब बिशारत राजा साहब हैं में आप फंसे और होंगे। मैं खुद हूं जो क्योंकि फ्रेम ज़रा टाइट हो गया तो मेरी स्मार्टनेस जो है वो खुलकर सामने आ रही है। कैसे कैसे मोटे लोग इस दुनिया में आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। सईद बलोच साहब, आपसे इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जो कुछ काजी साहब ने नजराना पेश किया, उस जंगली घोड़े को तो लगाम डालनी थी, उन्होंने चारा डाल दिया है, उन्होंने 3 सीटों का नजराना पेश किया है कि अब वो जब चाहे जैसे चाहे घूमता फिरे, कब्जा करता फिरे, जो मासूम है उनको जुल्म का निशाना बनाता है। तो आज सर्टिफिकेट जारी किया गया। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। यार बात ये है, इसमें बोलेंगे आप कह रहे हैं ना कि एक जंगली घोड़े को इन्होंने दाना डाला है। जंगली घोड़े को पालने वाले ये हैं। अच्छा, ये उसको जो उसको नथ डालने की बजाय उसको जंगली घोड़ा किसने बनाया? इन्होंने बनाया। हाँ। उसके सारे जिम्मेदार ये हैं। हम्म। तो इस वक्त वैसे भी आपको पता है कि किसी एक शख्स के बारे में अगर कहा जाए कि इस करप्ट, बदबूदार और जेल साज सिस्टम का गारंटर कौन है, तो वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा हैं। इसमें बोले ये इधर इधर से ही आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, माइक चेक, ऑडियो चेक। तो तो, तो काजी साहब ने आज एक बार फिर ये कोशिश की। आपको पता है गुज़श्ता रात भी हमें खबर मिली थी कि मुमकिन तौर पे एक नया प्लान भी सामने आने वाला है। जी। पहले प्लान ए ये बनाया गया कि पीटीआई से मखसूस जो उनकी नशिस्तें हैं वो दोबारा गिनती के ज़रिए या उनकी सीटें छीन कर उनसे हासिल की जाएं, लेकिन वो ना हो सका। फिर मखसूस नशिस्तों वाला मामला आया कि अगर वहाँ से 2/3 नहीं मिली तो मखसूस नशिस्तें इनसे छीनी जाएँ, और मखसूस नशिस्तों के लिए फिर बहाना बनाया गया। आपको पता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो अभी तक जिसको लटका के रखा गया है, और साथ ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से शमूलियत का बहाना बनाया गया। तो ये एक दूसरा प्लान था जिसमें काजी साहब की ये कोशिश थी कि उनकी तौसीह का कोई बंदोबस्त किया जाए। मुस्लिम लीग नून भी और काजी साहब भी, कल रात तक की जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कल रात तक की अपडेट ये है कि हुकूमत भी और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा भी ये जुडिशल पैकेज के लिए मुकम्मल तौर पर डिटरमिन है, और ये समझते हैं कि हम ये नंबर जो हैं ये अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, और हम मुमकिन तौर पे 2/3 अक्सरियत हासिल करके ये आइनी पैकेज मंजूर करवा सकते हैं। वो आइनी पैकेज बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है। उसमें सिर्फ काजी साहब का ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। उसमें सबसे खतरनाक चीज जो सामने आ रही है, जिसके बारे में इतलात है, एक तो हलफनामा चेंज करने वाली और दूसरा आर्टिकल 171 को चेंज करने के कि जजेस को अपनी मर्जी की जगह पर आप पोस्टिंग कर सकते हैं। देखिए मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पसंद नहीं है तो मैं उठा के उसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट भेज दूंगा। जी जी या जी शरीयत कोर्ट भेज जी दूंगा। ये मुकम्मल तौर पे शिकंजा टाइट करने की कोशिश की जा रही है अदलिया के लिए, और जजेस को ऐसे कहा जाएगा कि बंदे के बच्चे बनो और हमारी बात मानो, हमारी उंगली पकड़ के चलो, हमारे इशारों पर नाचो। नहीं नाचोगे तो फिर जैसे पता है ना आपको कि किसी पुलिस वाले को या किसी डीसी को, ब्यूरोक्रेट को किसी को सजा देनी हो तो उसको यहाँ से उठा के नसीराबाद या जाफराबाद या गवादर जीवानी वाली साइड पे जाके फेंकेंगे, जहाँ पर उसको वैसे ही दफ्तर से बाहर निकलते हुए डर महसूस होता है। तो ये इस तरह की सजाएं पहले सुना करते थे कि जो करप्ट होता था कोई पुलिस अफसर या कोई ब्यूरोक्रेट, डीसी वगैरह, एसी वगैरह या कमिश्नर, तो उनको इस तरह के इलाकों में फेंका जाता था। अब मुझे एक लतीफा याद आ भी ये धमकियां दी जा रही हैं। और मुख्तसर एक और बात, इसके साथ एक और जुडिशल पैकेज भी है करामत मुगल साहब, राजनपुर का मुझे लतीफा याद, और वो है खुफिया जुडिशल पैकेज। मैं वो अपनी बात वो वीडियो में आगे चल के आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का केस लगा हुआ था पनामा ना, तो उन्होंने ये लतीफा हमें सुनाया। लतीफा नहीं, ये हकीकत उन्होंने बताई हमें। इन्होंने कहा ना कि वो करप्ट किसी से अगर आप खुश ना हो ब्यूरोक्रेसी में लोगों में से खुडे लाइन, उन्होंने कहा कि वो राजनपुर एक कोई एसएचओ से खुश नहीं था। तो वो पंजाब का रहने वाला था, तो मुझे याद आ गया, उन्होंने उसका ट्रांसफर जो है ना वो राजनपुर कर दी। तो वहां का जो एमएनए था ना, तो वो भी किसी मामले पर उससे नाराज हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो सुबह सुबह जब गया तो उसने कहा साईं ये काम मेरा करो नहीं तो मैं ट्रांसफर, उसके से काम गैर कानूनी गैर आईनी है, तो मैं करदा करदा राजनपुर पहुंच गया कि मैं नहीं करदा रहा होते थे। हुण तुसीं मैनूं ट्रांसफर करके इत्थों अगे बलूचिस्तान शुरू होंदा उत्थे नहीं भेज सकते। पंजाब दी आखिरी याद है। मेरा आपसे सवाल है, क्या काजी साहब ने जानबदारी का ऐसा चश्मा पहना हुआ है जिसके अदसे से सिर्फ नून लीग का इंसाफ देना बनता है कि वही नजर आते हैं कि इनको इंसाफ की जरूरत है, पीटीआई को देखते ही उनका अदसा काम करना छोड़ देता है? बलोच साहब ये कहानी शुरू करते हैं। ये बलोच साहब, ये मुगल साहब, मैं राजा दोनों। अच्छा ये कहानी अच्छा तरतीब ही साडी उलट पुलट हो रही। अच्छा बलोच साहब
आप दोनों साहिबान से ये मैं अर्ज करता हूँ, वो ये है कि अगर आप चीफ जस्टिस काजी फैसल ने हल्फ उठाया था सितंबर को, 17 सितंबर को, अक्टूबर नवंबर 2 महीने तो बिल्कुल वो आराम से गुजर हनीमून गए, पीरियड उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ। पहला केस जो उनकी अदालत में लगा था वो था, मैं गिनता हूँ जो 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 उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है। पहला केस उनकी अदालत में आरओ वाला लगा जी, दिसंबर में। उससे पहले एक और भी लगा था, उससे पहले टॉप सिटी वाला, टॉप सिटी वाला जो वो 3 नवंबर को दरखास्त आई थी, जिसमें कहा गया टॉप सिटी वाले केस, 8 नवंबर टॉप सिटी वाले केस में भी इमरान को घसीटने की कोशिश की गई थी, फैज हमीद के फैज हमीद के जी। अच्छा ये बताया जी कि वो उसमें बाजवा को छोड़ दिया गया और ये कहा गया अच्छा फैज हमीद किसके लिए काम कर रहा था, हाँ। किसको फायदा देने के लिए, आप देख लें, ये बताया जाए। वो भी अच्छा, उसमें पाकिस्तान तहरीक, उसमें रिमाज सारे आप उठाकर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को उसमें वो जबरदस्ती उनसे कलवा रहे थे कि ये कहें जी कि हम इमरान खान के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। सही, लेकिन नहीं कहा उन्होंने। उसके बाद आरओ वाला मामला आता है जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। यहाँ पर सबसे पहले खबर मैंने ब्रेक की थी, आपको पता है आरओ वाली, यहाँ पर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सारे आए यहाँ पे, वो रात को उन्होंने फैसला दे दिया, वो लाहौर हाई कोर्ट वाला फैसला काला दम करार दे के। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा मैं सुबह जा रहा था, अगर मैं चला जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये उन्होंने बाद में रिमाज दिए थे ना उसी केस में। वो समझते हैं पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बने। नहीं, ये उनका नाम नरकसियत वाला। ये दो बात है ना, ये दो हो गए बलोच साहब। तीसरा बीमारी की, अब देखिए जनवरी में उनके पास केस आता है बल्ले वाला केस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल वाइट वॉश किया गया, वहां पर बल्ला छीना गया, ऐसी बुनियाद रखी गई कि उनके जो कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे, उनसे कागजात छीने गए। ये मैं वो गिनवा रहा हूँ आपको जो आज तक चीफ जस्टिस काजी फैसल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए। जी बिल्कुल, ये आता है। नून लीग के खिलाफ तो आज तक एक भी नहीं है। मैं ये 3 हो गए, नहीं है। उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड वाला आता है, जिसमें उन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए जी कि वो सरदार लतीफ अपने नाम के साथ सरदार क्यों लिखते हैं। उन्होंने कहा भाई हम सात बेंच में सरदार तारिक मसूद बैठे, उन्होंने कहा हम भाई ये कैसे वापस लेते हैं, हम नहीं करते, अपर एतमाद, ठीक, अपर एतमाद नहीं है। ये 4 हो गए। 5वां केस चलते चलते उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल मारूफ बाऊजी जाली मंसूर अलाज हाल में कीम रायवंडिया मुस्तकिल पता है फील्ड, उनको उनकी खत्म की नालियत, उन फायदा उनको दिया, अखबार में इश्तिहार दिया, अखबार में इश्तिहार दिया, जहांगीर ट्रेन की नालियत खत्म की। ये हो गए। 6 हो गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए उन्होंने, और मेजर फैसले जो केसेस थे वो अपने सामने वो लगाते। 7वां, उन्हें जब भी कहा जाता कि जस्टिस फायज ईसा जब वो जस्टिस थे तो कहते थे कि वो 21वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालतों के खिलाफ उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दी थी। जी, आईनी तरमीम के खिलाफ चले गए थे, उन्होंने आके रख दिया था उसे। अब उन्हें कहते कि जनाब वो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। उन्होंने पहले तो बेंच की तश्कील नहीं की, फिर गलत नहीं पहले इजाजुल हसन वाला वो 5 रुकनी गलत की ना, वो उन्होंने कहा था कि आपने और सरदार तारिक मसूद ने मिल बैठ के आपस में 6 रुकनी बेंच बना लिया, मैं तीसरा मेंबर था कमेटी का, मुझे पता ही नहीं है कि कमेटी का इजलास हुआ, वो गैर कानूनी था, जो कि खाकी बेंच तश्कील दिया, खाकी बेंच तश्कील दिया। ठीक है, ये देखिए जो उनके इस वक्त तक वो आ रहे हैं 6 हो गए। अब उसके बाद मखसूस नशिस्तों वाला केस उनके सामने लगता है, उसमें तो उन्होंने भरपूर कोशिश की। फिर उन्होंने ये किया जी कि वो अच्छा एक खबर मैं आपको बताऊँ उसमें हुआ क्या है। ये जो जस्टिस जमाल मंदोखेल है ना, इन्होंने जो फैसला लिखा था ना जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने सिग्नेचर किए थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उन्हें ये कहा था कि मैं ये करने जा रहा हूँ, इस पर आपने मुझसे एग्री करना है। उस पर उन्होंने फिर कन्विंस किया था। वो 13 जनवरी की वो डैमेज कंट्रोल और फलाना करने के लिए इन्होंने उस पर सिग्नेचर किए। असल जो जजमेंट थी ना चीफ जस्टिस काजी फैसल की, वो ये थी जो जस्टिस अमीनुद्दीन के उन्होंने लिख कर दी है कि ये आप इसको करें, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उस पर साइन किए उन्होंने। ये असल में जजमेंट थे चीफ जस्टिस काजी फैसल की, और ये लोग साइंटिफिकली ये साबित कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस काजी फैसल की लैंग्वेज है। यार ये उन्हीं की लिखी हुई है। फिर आपको पता है वो सोशल मीडिया पे ना एक नौजवान है हमजा के नाम से, उन्होंने ना राजा साहब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान का जो इख्तलाफी नोट था ना वो उठाया, काजी साहब के कुछ फैसले, कुछ आर्डर्स उन्होंने उठाए, 4-5 फाइलें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले की कि आप मुझे तज्जिया करके बताएं कि ये फैसले जो काजी फैज ईसा के लिखे हुए हैं, क्या ये फैसले और जो जस्टिस अमीनुद्दीन
और जस्टिस नईम अफगान ने अपना इख्तलाफी नोट मखसूस नशिस्तों वाले केस में लिखा है, क्या ये सारे एक ही बंदे के लिखे हुए हैं? तो हैरान कुन बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक 85% इस बात की उसने गारंटी दी, या इसका नतीजा ये निकला कि 85% ये नोट और काजी साहब के आपके जो फैसले हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन तो खान, अंदाजा लगाए क्या वाली बात, वो बिल्कुल फिर यहाँ पे हमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अंग्रेजी इतनी कहाँ अच्छी है यार, वो जज हैं, वो तो उनकी अंग्रेजी मेरी तरह है यार, उनकी अंग्रेजी कितनी इतनी शेक्सपियर की इंग्लिश तो नहीं लिख सकते ना वो तो सवाल सही तरह अंग्रेजी में उनसे नहीं पूछा जाता, वो शेक्सपियर की इंग्लिश कहाँ लिखते हैं? और नहीं मजाक नहीं कर रहे, कह रहा हूँ यार मैं, उनके अगर कोई वो सवाल भी अंग्रेजी में नहीं पूछते यार। कोई लाइव स्ट्रीम हुआ है कोई केस जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उसमें शामिल हो और उन्होंने कोई सवाल किया हो, आप उठा के देख लें उनसे अंग्रेजी में, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस शेक्सपियर की इंग्लिश अगर बोलता है तो वो एक ही बंदा है यार, जस्टिस मुनीब अख्तर, बस शेक्सपियर की इंग्लिश वही बोलता है। तो आप उनकी अंग्रेजी को चेक कर लें, टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, उनका फैसला कैसा होता है जस्टिस मुनीब अख्तर का लिखा हुआ, वो हमें बाद का डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ती है यार, ये लफ्ज कहाँ से आया और कहाँ से लिखा गया। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि काजी साहब इस वक्त भी तौसी वाले प्लान का हिस्सा है, और हमारे हिस्सा है, बल्कि मेन खिलाड़ियों अब आ जाते हैं उस खुफिया। हमारे जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब भी हैं माशाल्लाह, उन्हें दस्तखती जज, आज भी उन्होंने दस्तखती जज का सबूत दिया यार। मैं आपको बताऊं, मुझे आज भी कह रहा था कोई यार के बिशारत, तुमने जब वो उनके मुंह पर उन्होंने दस्तखती जज कहा था, मैंने कहा था बिल्कुल कहा था, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, मैं क्यों नहीं कहना चाहिए यार, जो बंदा दस्तखती जज है 15-20 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं अवाम के पैसों से, हैं एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते, अपनी जानिब से ये नहीं बता सकते कि मेरी राय में ये फैसला, भाई आपने अक्सरियती फैसले को सपोर्ट किया, मान लेते हैं, वो कुछ आपके अपने भी तो दिमाग में आप बताएं तो सही ना कि आप इसमें आप क्या कहते हैं, आप बताएं। बहुत शोर मचा था कि आइन को रीराइट करने की कोशिश, किसी ने वो फैसला सवाल तो सुन लें, रीराइट आज हुआ है, आज रीराइट आर्टिकल 225 की यकसर नफी कर दी गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर, जो इनसे बहुत अच्छे जज बन चुके हैं, उन्होंने आर्टिकल निकाल के बताया कि ये 225 है, ये कहता है, इसको आइन को रीराइट करना कहते हैं यार। यहाँ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का मसला है, उन्हें यार वो मसला ये है, वो एक तो माशाल्लाह यहाँ पर खुद अकले कुल तो कोई नहीं है, लेकिन वो खुद को अकले कुल समझते हैं, वो नरगसियत के मारे हुए हैं, और वह फलां चीजें जो है कहते हैं कि इस कायनात का सबसे ज़हीन तरीन इंसान मैं हूँ, वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो आइन के मुताबिक हो रहा है, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जनाब हुकूमत से दस्त बदस्त उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आपने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को आप दे दे उन्हें एक्सटेंशन, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दे। साले अब बात तो सुना करे पूरे, सारी आप तो डांट रहे हैं, सारी मुद्दत मुलाजमत की एक तोसी यार अच्छे भले इंसान को भी क्या बना देती है। बस ठीक है, वो इधर नहीं बोली, मैं नहीं बोली। अब देखिए यार, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कर दे, इन्हें दे दे इनको तोसी, ये तो आइन को रीराइट कर रहे हैं, आइन का हुलिया पकड़ रहे हैं यार। अगर आप हमारी बात सुन लेना तो आपको तशफ़ी होगी। राजा साहब, बात ये है कि साबिक चीफ जस्टिस है जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बड़े करीबी दोस्त याकूब अली खान, इस वक्त काजी साहब भी बिल्कुल इनके भी नून लीग के साथ वही मरासिम है कि इनके आने से पहले नून लीग वाले इंतजार कर रहे थे कि हमारे करण अर्जुन काजी फाइज ईसा आएंगे तो हमारे दिन फिर जाएंगे, और उसके बाद इनके दिन फिरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नून लीग के कौम के नहीं फिरे, कौम के तो वो बढ़ गए ना, पूरी कौम फेर के रख दिया उनके दिमाग, उनको तो ऐसे चक्कर में डाला है कि वो जैसे वॉशिंग मशीन के चक्कर में रगड़ा लगता है ना कपड़ों को, वही कुछ, वो सीखा हुआ है मैंने वैसे। तो याकूब अली खान साहब ने भी ना यही बददियानती की थी कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ मिलकर 5 साल की तौसी ली गई थी, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था, इंतहाई जिल्लत और रुसवाई का सामना करते हुए वो निकले थे। और करामत मुगल साहब, आज देखें कि पाकिस्तान की जुडिशरी में उनका नाम भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि शुजात अली खान नाम का कोई चीफ जस्टिस भी कौन यार, काजी फाइज ईसा के साथ भी यही होगा, ये भी तारीख से मिटा दिया जाएगा, और लोग इसको इस तरीके से मिटाएंगे कि इसका नाम लेना भी गवारा नहीं करेंगे कि ये शख्स पाकिस्तान के आइन के साथ, इस मुल्क के साथ और इस 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम के साथ ये क्या करके किया, कैसे अपने फैसलों से इसने अवाम की जिंदगी अजीरन बनाई, एक करप्ट और धांधली ज़दा हुकूमत को इसने सहारा दिया, अपने कंधों पर उठाए रखा, सिर्फ इस वजह से उठाए रखा क्योंकि ये तौसीह चाहता था, इसको तौसीह चाहिए थी। इसकी तौसीह की वजह से 25 करोड़ लोग आज खुदकुशियां कर रहे हैं,
किसी के पास बिल के लिए पैसे नहीं है तो वो जहर खा रहा है, कोई ट्रेन के आगे आ रहा है, कोई गंदे नाले में छलांग लगा के वो कर रहा है, 65 साल कोई भाई अपने दूसरे भाई को छुरियों के वार करके कत्ल कर रहा है, तो कोई किसी तरीके से खुदकुशियां कर रहा है। ये सब कुछ इस शख्स की वजह से हुआ है और रोज़े महशर इसने हिसाब देना है। कब तक आप कितनी तौसील ले लेंगे कितना वो? जी लेंगे? और यार मैं अभी 2 दिन पहले पढ़ रहा था, वो नून लीग का एक कोई कारकुन था, कामरान अली खान शेरवानी, उसने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि इमरान खान को फट्टे चढ़ाने का फैसला कर लिया गया है, तो पीटीआई वाले जो है ना वो जनाजे की तैयारी करें। 2 दिन के बाद उसका अपना जनाजा होगा। तो इंसान की ये अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, कितना कर लेंगे, बलोच में और पेट भी भर जाता है। एक बार भी आप राज की रोटी खाएं ना तो उसके बाद 2 पता है दिन क्या तक जी, उस ये बंदे को तलब ताकत नहीं रहती। ये जो कुर्सी की ताकत है ना, ये जो इक़्तिदार का नशा है ना, मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देता हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कोट करता हूँ उनका, उसके बाद मैं आखिरी बात करूंगा। नहीं वो तो मेरे सवाल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी बसीरत पर चारों आइमा कराम, बाकी तीनों आइमा कराम उनकी बसीरत से मुतफिक है, किसी को शक व शुबा नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कोई किसी ने शराब पी हो ना और आकर मुझे कहे कि मैंने शराब पी और मैं नशे में नहीं हूँ, ये बात मैं मान लूँगा। और कोई इक़्तिदार में हो ना और वो मुझे आकर कहे कि मैं नशे में नहीं हूँ, ये बात मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा। देखिए काजी साहब के चमचे कड़छे जो है ना वो ये जोर दे रहे हैं काजी साहब को तौसीह नहीं चाहिए। आखिरी बात खुद मुंह से बोल देना कि नहीं चाहिए। आखिरी बात सुने बलोच साहब और मुगल साहब, इस जो कायनात का खालिक कोई है ना, अल्लाह ताला की जात, बदनीति पर बनाए गए मंसूबे, बदनीति पर अगर वो कामयाब हो जाए ना तो फिर अल्लाह को कोई अल्लाह ना कहे। सही है। हम अतमी मंसूबा जो कारगर होता है ना वो मेरे अल्लाह के होता है। बेशक। अब बताएं यही सिलसिला, और इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात है, नहीं हम इसके बाद आपको मौका देंगे कि आप भी सवाल कर लें। राजा साहब ने जो बात की ना बड़ी खूबसूरत बात है। और काजी साहब और नून लीग, मुझे पता है कि ये कौमी असम्बली में शायद इनको सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि जो हथियार इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन के हवाले किया है ना, वो किसी हल्के को भी उखाड़ के खोल के उसको मुतनाज़ा बना नहीं मिलेगी। ये सिलसिला रुक सका नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो आप तशफी रखें, तशफी रखें, वो फैसला आने थे, उसमें ऐसी चीजें आएंगी ये उन्हें नहीं मिलेगी। आप तशफी सर ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, हम उधर सोचते रह जाएंगे, इधर डाका पूरा डाल के नहीं आप तशफी रखें। करामत साहब के प्रोग्राम में एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये पूरा निजाम ही लपेटा जा रहा है और ये निजाम के कुछ नुकसान हो रहा है। और मैं वो बात कर रहा था कि ये अगर हासिल कर आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, कौमी असेंबली में बलोच साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये पूरा निजाम, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी धरती ज्यादा देर तक जालिमों के हवाले नहीं करता, बेशक इसी तरह। तो ये कौमी असेंबली में अगर 2/3 अक्सरियत हासिल भी कर लें, ये चरागाह तो नहीं है शरीफ खानदान की, ये चरागाह तो नहीं है जरदारी खानदान की, ये चरागाह तो नहीं है चीफ जस्टिस काजी फाइसा खानदान की, ये चरागाह किसी और की नहीं है। यहाँ 25 करोड़ आवाम रहती है यार। काजी साहब खुद वो देखे ना उधर सरकारी जमीन पर कब्जा जताते हैं, फिर छेड़ दिया। काजी अपनी सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, कहते हैं कि ये मेरी इनहेरिटेड जो है वो प्रॉपर्टी है, और वहाँ बलूचिस्तान हुकूमत कहती है कि ये डिस्प्यूटेड है। किसी की चरागाह नहीं, उसमें से रास्ता निकलता है ना उस जमीन को जाने का। 25 करोड़ जीते जागते लोग हैं यहाँ पर, और उसको चलाने वाला अल्लाह की जात है यार। आप छोड़े तो ये मैं कह रहा आखिर में फिर उधर आखिर तक चलिए यार, तो हड्डियां तो तकरीरें नहीं। मैं और सवाल कर सकता बोल रहा हूं। नहीं मैं अपनी बात करूंगा, माइक मेरे पास, माइक देखो यार। इन्होंने ये अगर कौमी असेंबली में सीटें पूरी भी कर लेना राजा साहब, सेनेट में फिर भी कम से कम 9 सीटें कम है। ये माइक में बोले ना, 9 सीटें कम है, 9 सीटें जो कभी हो नहीं। अब बताएं वो खुफिया पैकेज जिसकी तैयारी अभी जारी है, कल से वो खबर अब मार्केट में आई है, कितनी सॉलिड है वो खबर कि ये जुडिशल पैकेज में अंदर ये चीजें शामिल है। देखें, एक ये जुडिशल पैकेज है जो एस्टेब्लिशमेंट के दारुल हुकूमत से भिजवाया गया काबीना को। एस्टेब्लिशमेंट का दारुल हुकूमत सदर है ना, सदर रावलपिंडी, सदर में पिंडी यहाँ नाक की सीध में है। हाँ पिंडी वाला जो पिंडी टक्कर पर जाए ना आप, हाँ तो वहाँ के रोड्स भी खत्म हो जाए। हाँ वो जीपी और रावलपिंडी, तो वहाँ बाहर वहाँ से ना एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की खबरदार ये खबर सुने सर। वैसे तो वो बड़ी, मैं उसको समझता हूँ कि खतरनाक और खौफनाक है। खौफनाक और खतरनाक किस सेंस में है कि आपको पता है कि जस्टिस वकार सेठ साहब ने तकरीबन कोई 5 साल 6 साल पहले 2017-18 की बात है, उन्होंने कोई 200-250 दहशतगर्दों को जमानत दी थी जी बिल्कुल। और उन 200-250 दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सजाएं सुनाई गई थी। और
जस्टिस वकार सेठ साहब के इस फैसले को कलभूषण वाले केस में आलमी अदालत में भी कोर्ट किया गया हाँ, था कोर्ट पाकिस्तानी किया गया। वकील की जानिब से, वो यही केस था। और उसमें 200-250 जो मुबैना दहशतगर्द थे उनको उन्होंने जमानत करके रिहा करने का हुक्म दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज 9 मई के वाकयात वालों के खिलाफ ठोस शवाहिद, नाकाबिले तरदीद ठोस शवाहिद मौजूद हैं, कितने जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हर जो है वो कमांडर इंटरव्यू में कमांडर कॉन्फ्रेंस में और हर टीवी इंटरव्यू में जिसका तज़किरा किया जाता है। तो अब मामला ये उठाया गया है कि हम लोगों को पकड़ते हैं, यानी कि जैसे पीटीआई वाले हैं दहशतगर्दों को, तो वो अदालतों से बरी हो जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जो शवाहिद हमारी नज़र में बड़े ठोस होते हैं, अदालतों में जाकर वो पीटीए के झंडे नाकाम, बस होता है। हाँ, तो वो अदालतों से जाकर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए अब एक दस्तावेज ये भिजवाई गई काबीना को कि ये दस्तावेज आइए, इसको आप काबीना से मंजूरी दिलवा के कौमी असम्बली में भी मंजूरी करवा के इसको कानून की शक्ल दें। और वो क्या है, और दस्तावेज उसमें ये कहा गया है कि हम जिस दहशतगर्द को पकड़ें, मुबैना दहशतगर्द जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि ये दहशतगर्द है, बस वो दहशतगर्द है, तो उस दहशतगर्द की जमानत का कम अज कम 1.5-2 साल तक कोई इंतजाम, कोई बंदोबस्त नहीं। ये काला कानून, ये स्याह कानून जो है वो दस्तावेज, आखिरी बात करूंगा। जियाउल हक के दौर में बलूचिस्तान का एक स्टूडेंट लीडर था जिसे कहा गया जी किस कौम में फंदे पर लटकाना ही लटकाना है। केस चलाया गया, उस पर मर्डर केस बना दिया गया। केस अदालत में चला तो जो मकतूल था जिसका नाम लिया गया वो जिंदा था, जिस केस में उसे फंसाया गया वो जिंदा था। पता चला पार्टी को कि भाई वो जिसका केस बनाया गया वो तो बंदा जिंदा है। उन्होंने नाम बदला किसी और का रख लिया, किसी और को मकतूल बना दिया गया। केस चला आगे, वो मकतूल जो दूसरा बंदा रखा है वो खुद अदालत में आकर पेश हो गया कि मैं जिंदा हूँ भाई, इन्होंने तो मुझे कत्ल ही नहीं किया, ये तो मुझे बनाया गया मकतूल। पहले बंदे को मकतूल बनाया गया, वो जिंदा था, दूसरा बंदा खुद अदालत में पेश हो गया, भाई मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो सामने हूँ, ये तो बेगुनाह है। उनको मकसूद था उसे फांसी के फंदे पर लटकाना, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उसको बिल्कुल उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये होता है फौजी अदालतों का मामला। वहां तो किसी की बात नहीं सुनी जाती। वहां पर एक अफसर बैठा है, उसने सजा देनी है, उसके अंदर वजूहात नहीं लिखी जाती। यही एतराज़ात तो इस वक्त अपीलों में है, जिसके ऊपर गुज़श्ता आप आज देखें कि ये ब्रिगेडियर जियाउल हक सर पूरे 10 महीने, ब्रिगेडियर जियाउल हक पूरे ये भुट्टो के करीब कैसे हुए थे वो अटक में, उन्होंने वो साजिश अटक कले में वो इस तरह को केस चल रहे थे, तो ये लोगों को वहां पर सजाएं दे रहे थे, तो ये भुट्टो के बड़े करीब हो गए थे जनाब, उसको ब्रिगेडियर थे। ये जो जियाउल हक थे ना, ये बड़े ही वो मेसना टाइप जर्नल थे, ये मेसना टाइप। ये भुट्टो को देखकर सिगरेट भी अपने जेब में डाल दी थी। और जिनके बारे में कहा जाता है कि अरब इसराइल जंग में इन्होंने इसराइल से ज्यादा फलस्तीनी इन्होंने मार दिए, उर्दन के मामले। चलें इस वीडियो को मेरे ख्याल में इस तक रोक दें, वरना तो ये आज बहुत आउट ऑफ कंट्रोल मेरे दोस्त हुए हैं। बहुत शुक्रिया बशार साहब आपके वक्त का, और सईद बलोच साहब आपका। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।